शैतानी नकाबपोश मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। ओ, तो तुम पंडित नरेंद्र मोदी के चेले हो। मैंने शैतानी नकाबपोश को देखते हुए कहा, हाँ, मुहा शैतान ने हमें उसकी गुलामी में दिया है। हम चार हैं और हम चारों का काम तुम्हें ढूंढ कर मारना है और तुम्हारी साथी मैयून को पकड़कर आका पंडित नरेंद्र मोदी के पास लेकर जाना है। और मेरी किस्मत, तुम मुझे मिल गए। अब अपनी मौत की तैयारी कर लो, तुम मेरे हाथों आज मारे जाओगे। इतना कहकर शैतानी नकाबपोश खामोश हुआ तो मैंने कहा, मुझे मारने का तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, बल्कि तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ओह, इतना घमंड है तुम्हें खुद पर, शैतानी नकाबपोश बोला और उसके साथ ही उसने अपने कुल्हाड़े से मुझ पर वार किया। मैं एक तरफ हो गया। शैतानी नकाबपोश का कुल्हाड़ा एक बड़े से पत्थर पर पड़ा और मैंने देखा कुल्हाड़े से बड़ा सा मजबूत पत्थर कई टुकड़ों में तकसीम हो गया था। शैतानी नकाबपोश ने दूसरा वार किया। इस बार उसका कुल्हाड़ा मेरे सीने पर पड़ा। एक जोरदार आवाज पैदा हुई। कुल्हाड़ा शैतानी नकाबपोश के हाथ में झुनझुना उठा। शैतानी नकाबपोश ने देखा कि उसका कुल्हाड़ा मेरे जिस्म का कुछ नहीं बिगाड़ सका है। उसने तीसरा भरपूर वार किया। उसका बड़ा सा दोधारी कुल्हाड़ा मेरे सर पर पड़ा। वही जोरदार आवाज स्टील से स्टील टकराने की। हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन इस बार मैंने उसका कुल्हाड़ा अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर आजमाई करने लगा शैतानी नकाबपोश से कुल्हाड़ा छीनने के लिए। शैतानी नकाबपोश भी काफी ताकतवर था। वो भी पूरी कुव्वत लगा रहा था अपने कुल्हाड़े को मुझसे छुड़ाने के लिए, लेकिन मैंने उसके हाथों से कुल्हाड़ा छीन लिया। अब उसका कुल्हाड़ा मेरे हाथों में था। तो आका पंडित नरेंद्र मोदी ने ठीक ही कहा था कि तुम्हें मारना आसान काम नहीं है। तुम अमर हो चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें मार कर ही दम दूंगा। कोशिश कर लो, लेकिन तुम अपनी कोशिश में कभी कामयाब नहीं होगे, मैंने कहा और साथ ही शैतानी नकाबपोश पर उसी से छीने हुए कुल्हाड़े से वार किया। वो एक लंबी छलांग लगाकर बच गया और मुझसे दूर जाकर खड़ा हो गया। अब वो मुझे देख रहा था और मैं उसे। नकाब से उसकी सुर्ख खौफनाक आंखें बड़ी तेज में मुझ पर जमी हुई थी। मैं मुस्कुरा दिया। क्या हुआ, अपनी नाकामी पर गुस्सा आ रहा है? हाँ, सोच रहा हूं कि तुम्हें किस तरह मारूं, शैतानी नकाबपोश भी मुस्कुराकर बोला। बस वहां खड़े खड़े सोचते रहो, मैंने कहा और शैतानी नकाबपोश हवा में बुलंद होने लगा। फिर वो उड़ता हुआ मेरी तरफ आने लगा। उसकी रफ्तार बहुत ही तेज थी। मैं कुल्हाड़ा तान कर तैयार हो गया। वो जैसे ही मेरे करीब पहुंचा, मैंने उस पर वार करने के लिए कुल्हाड़ा घुमाया, लेकिन उड़ते हुए अपनी समत तब्दील करके उसने खुद को मेरे वार से बचा लिया। वो खुद भी मुझ पर वार न कर सका। वो दूर जाकर हवा में खड़ा हो गया और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। मैं उसे देख रहा था। इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद मैंने उसकी आंखों में एक शैतानी मुस्कुराहट देखी। अब क्या इरादा है, मैंने शैतानी नकाबपोश की शैतानी मुस्कुराहट को ना समझते उसे देखते हुए कहा। मैं समझ गया हूं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। हाँ, ये तो है, इसका सबूत तुम्हारा ये कुल्हाड़ा है जो मेरे हाथ में है, मैंने कहा। और उसी वक्त शैतानी नकाबपोश निहायत तेजी के साथ उड़ते हुए मेरी तरफ आया था। उसकी रफ्तार बहुत ही तेज थी। मैं उसकी चाल को समझ नहीं पाया। वो मेरे करीब पहुंच गया और फिर उसने उड़ते हुए ही मेरी कमर के गिर्द अपने हाथ कस दिए और मुझे अपने साथ उड़ाता हुआ दूर तक ले गया। उसके इस वार का मैं बचाव नहीं कर पाया था। वो मुझे अपने साथ उड़ाता हुआ ले जा रहा था और फिर उसने मुझे छोड़ दिया। मैं नीचे गिर रहा था और अब मुझे शैतानी नकाबपोश की चाल समझ आ गई थी। उसने मुझे एक गहरे कुएं में गिरा दिया था। यानी जब वो इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था, उस कुएं को देखकर ही उसकी आंखों में शैतानी मुस्कुराहट आई थी। वो मुझे मार तो नहीं सकता था, लेकिन कुएं में गिराकर कैद जरूर कर सकता था और वो अपने शैतानी मकसद में कामयाब हो चुका था। मैं कुएं में गिर रहा था, तभी मुझे शैतानी नकाबपोश की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, सामी, तुम मर तो नहीं सकते,
लेकिन अब सारी जिंदगी तुम्हें इस कुएं में कैद होकर गुजारनी होगी, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, सड़ते रहो अब इस कुएं में। मैं जा रहा हूँ तुम्हारी साथी मयून को पकड़ने। आखिर में शैतानी नकाबपोश का मुझे कहकहा सुनाई दिया। उसके बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई। मैं कुएं की तह में गिर चुका था। कुआं काफ़ी गहरा था, अंधेरा ऐसा था कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं आंखें फाड़े इधर उधर देख रहा था, लेकिन आंखें देखने से कासिर हो चुकी थी। मयून, जोगानजिन और दुरेशवार बुलबुले में कैद थे। बुलबुला उन्हें हवा में उड़ाता हुआ काफ़ी दूर ले आया था और एक आकर बुलबुला हवा में ही फट गया था। तीनों बुलबुले के फटने के बाद ज़मीन पर गिर पड़े। उनके सामने आबादी थी। तीनों उठकर आबादी की तरफ बढ़ने लगे। अब हमें क्या करना है? मयून चलते हुए बोली तो दुरेशवार ने कहा, आगे आबादी में जाकर देखते हैं कि क्या हालात हैं और साथ ही सामी को तलाश करते हैं। ठीक है, दुरेशवार ने सर हिला दिया। अभी तीनों आबादी से कुछ ही देर थे कि हवा से एलियन उड़ उड़ कर आने लगे और चारों तरफ से उनको घेरने लगे। कुछ ही देर में उनके चारों तरफ एलियन ही एलियन थे। वो मुकम्मल तौर पर एलियन के घेरे में आ चुके थे। तकरीबन 200 के करीब एलियन थे। भेड़ियों की शक्ल वाले एलियन इन तीनों को देखकर घुर्रा रहे थे। उनके तेवर बड़े खतरनाक थे। यूं लग रहा था जैसे वो इन तीनों को मार कर अच्छा चबा जाएंगे। लो भाई, आ गए मेहमान। जोगानजिन चारों तरफ घूमकर एलियन को देखते हुए बोला तो मयून ने कहा, चलो फिर इनकी खातिरदारी करते हैं। हाँ, खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। दुरेशवार भी बोल पड़ी और तीनों तैयार हो गए एलियन से मुकाबला करने के लिए। तुम लोगों ने हमारा बहुत नुकसान किया है, अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एलियन अपने भेड़ियनुमा मुंह खोलकर बोला और साथ ही कई एलियन एक साथ बढ़े उन पर हमला करने के लिए। तीनों तैयार हो गए उनसे मुकाबले के लिए। एलियंस को इन तीनों की ताकत का अंदाजा नहीं था। एलियन उनके करीब आ रहे थे और मार खा कर दूर गिर रहे थे। तादाद में एलियन ज़्यादा थे, लेकिन वो तीनों एलियन पर भारी पड़ रहे थे। एलियन को पता नहीं था कि इनमें से 2 जिन्नात की कौन से हैं जिनकी ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं था, और एक लड़की अमर है जिसको वो शिकस्त दे ही नहीं सकते। एलियंस उन तीनों से लड़ रहे थे, मर रहे थे, जख्मी हो रहे थे, लेकिन उन तीनों का अभी तक कुछ भी नहीं बिगाड़ सके थे। इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद एलियंस की शिकस्त साफ नजर आ रही थी। आधे से ज़्यादा एलियंस को तीनों ज़मीन चटवा चुके थे। अब एलियंस की हिम्मत दम तोड़ने लगी थी। उन्होंने महसूस कर लिया था कि वो इन तीनों को शिकस्त नहीं दे सकते, लिहाजा उन्होंने भाग जाने में ही आफियत जानी और वो भागने लगे। दुरेशवार, मयून और जोगानजिन भागते हुए एलियंस को पकड़ पकड़ मारने लगे। कुछ एलियन उनके हाथों से बचकर फरार हो गए। अब वो तीनों थे और उनके सामने मरने वाले एलियन की लाशें थी। जो एलियन जख्मी थे, मयून ने उनको भी ख़त्म कर दिया। अब उनको समझ आ गई कि हमारी ज़मीन पर कब्जा करना आसान नहीं है। मयून ज़मीन पर पड़े मरे हुए एलियन को देखते हुए बोली, बिल्कुल। दुरेशवार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक गहरे अंधे कुएं में पड़ा था और सोच रहा था कि इस कुएं से बाहर कैसे निकलूं। काफ़ी बुलंदी पर मुझे कुएं के मुंह पर हल्की हल्की रोशनी नज़र आ रही थी। कुआं खुश्क था, कुछ पत्थर पड़े थे कुएं में जिन पर मैं बैठा हुआ था। ये भी मेरे लिए एक अजीब मुश्किल थी। कुएं के अंदर मैं बिल्कुल बेबस था, कुछ भी नहीं कर सकता था। कुएं से बाहर निकलने के लिए मुझे किसी सहारे की ज़रूरत थी और सहारा दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था और फिर मुझे कुएं में सरसराहट सी सुनाई दी। मैंने आवाज़ की तरफ देखा। कुएं के एक सुराख से बड़ा सा नाग बाहर निकल रहा था। अंधेरे कुएं में मुझे नाग की चमकती हुई आंखें नज़र आ रही थी। नाग सुराख से बाहर निकलकर अपनी चमकती आंखों से मुझे ही घूर रहा था और फिर सुराख में से एक और नाग बाहर निकला। ये शायद सांपों की जोड़ी थी। उनमें एक नाग था, दूसरी नागन। दोनों अपनी चमकती आंखों से मुझे घूरने लगे। मैं भी उनको घूरने लगा। सांपों की आंखों में अजीब कशिश थी। नाग और नागन थोड़ी देर तक अपनी सुर्ख सुर्ख चमकती आंखों से मुझे घूरते रहे।
मैं भी उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको देखता रहा और फिर दोनों कुएं के ऊपर की तरफ रेंगने लगे। मैं उनको ऊपर जाते हुए देखता रहा। अंधेरे की वजह से जल्द ही नाग और नागन मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैं अंधेरे कुएं में फिर अकेला रह गया। तन्हाई का एहसास क्या होता है, इसका मुझे कुएं के अंदर खूब अंदाजा हो रहा था। मैं खड़ा हो गया और कुएं का जायजा लेने लगा कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है या मुझे इसी तरह दिन रात इस अंधेरे कुएं में गुजारने पड़ेंगे। शैतानी नकाबपोश मुझे मारने की कोशिश में तो नाकाम हो गया था, लेकिन वो मुझे इस कुएं में धकेल कर अपने मकसद में कामयाब हो गया था। कुएं के अंदर कैद में कुछ भी नहीं कर सकता था। एक बेबसी थी जो मैं महसूस कर रहा था। कुएं से बाहर निकलने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब क्या किया जाए, इस तरह कुएं से बाहर निकला जाए, ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मैं कुएं की बुलंदी की तरफ देख रहा था और फिर मुझे एक रोशनी नजर आई, गुलाबी रोशनी। इस तरह की रोशनी रानी कोलापरी के जिस्म से निकलती थी और वो कोलापरी ही थी। उड़ती हुई कुएं में नीचे आ रही थी। उसके जिस्म से निकलने वाली रोशनी ने कुएं को मुनव्वर कर दिया था। रानी कोलापरी को कुएं में आते देखकर मुझे खुशी के साथ साथ हैरत भी हुई। वो तो हमारे चीन आने से पहले हमसे रुखसत होकर अपनी वादी सीस्तान चली गई थी। फिर मुझे याद आया कि उसने सीस्तान जाने से पहले कहा था कि वो सीस्तान जाकर अपनी नई छड़ी लेकर हमारे पास वापस चीन आ जाएगी, और वो वापस आ गई थी। लेकिन उसने मुझे तलाश कैसे किया था, मैं सोच रहा था, और रानी कोलापरी मेरे पास पहुंच चुकी थी। वो मेरे करीब आते ही बोली, लो सामी, मैं आ गई तुम्हारे पास फिर वापस। ओह, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैंने खुशी भरे लहजे में कहा। तो रानी कोलापरी बोली, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही होगी, यानी तुम मेरी खुशी महसूस कर रही हो। हाँ बिल्कुल, दिल को दिल से राह होती है। रानी कोलापरी मुस्कुराई। लेकिन मुझे ये तो बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस अंधे कुएं में पड़ा हुआ हूं? मेरी बात सुनकर कोलापरी बोली, तुम्हारे जिस्म की खुशबू से। मेरे जिस्म की खुशबू से? मैंने कोलापरी की बात दोहराते हुए कहा, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर मैं किसी शख्स के साथ कुछ वक्त गुजार लूं तो उस शख्स के जिस्म की खुशबू मेरे दिमाग में बस जाती है और मैं कई मील के फासले से उसके जिस्म की खुशबू को महसूस कर लेती हूँ और उस तक पहुँच जाती हूँ। लिहाजा मैं जब चीन में दाखिल हुई और इस रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे काफ़ी दूर से ही तुम्हारे जिस्म की खुशबू महसूस होने लगी और मैं तुम्हारे जिस्म की खुशबू के जरिए तुम तक पहुंच गई। रानी कोलापरी खामोश हो गई और मेरी समझ में आ गया कि रानी कोलापरी मुझ तक कैसे पहुंची। उसके छोटे से हाथ में मुझे उसकी छोटी सी छड़ी भी नजर आ रही थी। अब मुझे इस कुएं से बाहर निकालने के लिए किसी रस्सी का बंदोबस्त करो, मैंने कहा। तो रानी कोलापरी बोली, अब किसी रस्सी की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? मैंने अपने सामने हवा में उलट रानी कोलापरी को देखा। मतलब ये कि अब मेरे पास मेरी छड़ी है और इस छड़ी के होते हुए किसी रस्सी की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी जादुई छड़ी है क्या? मैंने कहा। तो रानी कोलापरी ने हाँ कहते हुए छड़ी का रुख मेरी तरफ किया। छड़ी से रोशनी निकली, मेरे जिस्म पर पड़ी और मैं हवा में बुलंद होने लगा। आबादी के कुछ लोग आबादी से बाहर आ चुके थे। आबादी के लोगों ने तीनों को एलियन से लड़ते और उन्हें मारते हुए देख लिया था। वो बहुत खुश थे कि कोई तो एलियन से लड़ने और उन्हें ख़त्म करने वाला है, वरना उन्होंने अभी तक यही देखा था कि एलियन इंसानों को मौत के बाद उतार रहे थे, बल्कि उन्होंने तो ये भी देखा था कि एलियन इंसानों को मारने के बाद खा भी रहे थे। वो सब एलियन से खौफजदा थे, लेकिन अब इन तीनों को देखकर उनमें हौसला पैदा हो गया था। वो 10-12 चीनी अफराद थे, उन्होंने तीनों को घेर लिया था। एक चीनी नौजवान उनको देखते हुए बोला, आप सब हमारे लिए मसीहा हैं,
हमने देखा है कि आप तीनों ने सैकड़ों एलियंस को बड़े आराम से ख़त्म कर दिया है, लेकिन आप में से किसी एक को एक जरा सी चोट भी नहीं आई। अब हमें उम्मीद है आप लोग इन एलियन से हमारी जान छुड़ा देंगे। ऐसा ही होगा, हम अपनी ज़मीन से एलियंस को मारकर भगाकर ही दम लेंगे। मैयून इन चीनियों से बोली, आप लोग हो कौन? तुम तो मुझे चीन की लगती हो, लेकिन तुम्हारे ये दो साथी कहाँ से हैं? एक बूढ़े चीनी ने मैयून को देखते हुए कहा तो दुर्रेशेवार बोली, हम दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। दुर्रेशेवार की बात पर ज़ोगान जिन ने भी सर हिला दिया। बहुत अच्छा, एक चीनी नौजवान बोला, पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। ऐसा ही है, ज़ोगान जिन बोला। और फिर वो सब उन चीनियों के साथ आबादी के अंदर आ गए। आबादी के लोगों ने उनके रहने के लिए एक अच्छे से घर का बंदोबस्त कर दिया था। तीनों ने यही सोचा कि कुछ घंटे आबादी में रुका जाए और फिर सामी की तलाश में निकला जाए। वो तीनों एक साथ घर के बाहर ही खड़े थे कि उन्हें अपने इर्द गिर्द तेज हवा का एहसास हुआ। अचानक की हवा चलने लगी थी। ये क्या हो रहा है? दुर्रेशेवार अपने इर्द गिर्द देखते हुए बोली, इनसे कुछ ही फासले पर हवा एक जगह जमा होकर किसी मरगुले की तरह चक्कर काटने लगी। और फिर हवा के इस मरगुले में एक स्यापोश नजर आने लगा। लंबा चौड़ा स्यापोश शैतानी नकाबपोश था। ये वही शैतानी नकाबपोश था जिसने सामी को अंधे कुएं में फेंक दिया था। उसका कुल्हाड़ा उसके पास नहीं था, क्योंकि वो सामी उससे छीन चुका था। मैयून, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। शैतानी नकाबपोश के मुंह से खरखराती आवाज निकली। कौन हो तुम? ज़ोगान जिन उसे देखते हुए बोला। मैं, शैतानी नकाबपोश बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हारे एक साथी सामी को अंधे कुएं में दफन कर चुका है। वो अब सारी जिंदगी इस कुएं में दफन रहेगा। यहाँ मैं मैयून को लेने आया हूँ। मेरे आका पंडित नरेंद्र मोदी ने उसे जरा पकड़ आने को कहा। मैं मैयून को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम दोनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, लिहाजा तुम दोनों के लिए बेहतर यही है, अपना रास्ता लो और मुझे अपना काम करने दो। तो तुम पंडित नरेंद्र मोदी के चमचे हो? दुर्रेशेवार बोली। सामी को तुमने अंधे कुएं में दफन कर दिया है। वो तो उस कुएं से बाहर निकल आएगा या हम उसे बाहर निकाल लेंगे। तुम मैयून को ले जाने की बात कर रहे हो, तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। और याद रखना, जो सामी और मैयून का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। तुम अपनी कोशिश कर लो। इतना कहकर दुर्रेशेवार खामोश हो गई। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। इतना कहकर शैतानी नकाबपोश उड़ता हुआ दुर्रेशेवार की तरफ बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वो दुर्रेशेवार तक पहुंचा, बीच में ज़ोगान जिन आ गया। ज़ोगान जिन ने उड़ते हुए शैतानी नकाबपोश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ज़ोगान जिन था और शैतानी नकाबपोश शैतान दोनों ही आग की तख्लीक थे। आग आग से टकरा रही थी, दोनों ही ताकतवर थे। ज़ोगान जिन शैतानी नकाबपोश को हवा से खींचकर ज़मीन पर ले आया और उसे ज़मीन पर रगड़ता हुआ दूर तक ले गया। मैयून और दुर्रेशेवार दूर खड़ी दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। उन्होंने बीच में मदाखलत करना मुनासिब नहीं समझा था। वो जानती थी कि नकाबपोश अगर शैतान है तो ज़ोगान भी जिन है। नकाबपोश ने ज़ोगान जिन को कुव्वत लगाकर अपने दोनों हाथों से एक तरफ उछाल दिया। ज़ोगान जिन हवा में उड़ता हुआ दूर तक गया, ज़मीन पर गिरा और खड़ा हो गया। शैतानी नकाबपोश भी खड़ा हो चुका था। उसने ज़ोगान जिन को देखा और बोला, तो तुम इंसान नहीं जिन हो, इसलिए मेरे मुकाबिल खड़े हो। तुम्हारे मुकाबिल भी खड़ा हूँ और तुम्हारा काम तमाम भी करूँगा। ज़ोगान जिन अपने जिस्म पर लगी धूल साफ करते हुए बोला। यह नामुमकिन है, शैतानी नकाबपोश बोला और साथ ही उसने अपनी जगह से छलांग लगाई। वो हवा में उड़ता हुआ ज़ोगान जिन तक पहुंचा। ज़ोगान जिन ने उसे हवा में ही अपने दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी कुव्वत से एक तरफ उछाल दिया। शैतानी नकाबपोश दूर जाकर एक मकान की दीवार से टकराया और दीवार तोड़ता हुआ मकान के अंदर तक चला गया। शैतानी नकाबपोश थोड़ी देर बाद मकान से बाहर निकलकर दोबारा ज़ोगान जिन के सामने खड़ा था और उस पर हमला करने के लिए पर तोल रहा था। और फिर उसने उछलकर अपनी दोनों टांगें ज़ोगान जिन के सीने पर रसीद की।
ज़ोगान जिन शैतानी नकाबपोश की सवार से उड़ता हुआ दूर जा गिरा, लेकिन जल्दी खड़ा हो गया। मैयून और दुरेशवार दूर खड़ी दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। ये शैतान ऐसे नहीं मरेगा, दुरेशवार बोली, और उसने कुछ पढ़कर अपना हाथ सीधा किया। हाथ सीधा करते ही उसके हाथ में तलवार आ गई। लंबी चौड़ी तलवार थी और तलवार पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था। ये शैतान इस तलवार से मरेगा। ये कहते हुए दुरेशवार ज़ोगान जिन और शैतानी नकाबपोश के दरमियान आ खड़ी हुई। शैतानी नकाबपोश ने दुरेशवार को देखा और बोला, तो अब ये जिनजादी मुझसे लड़ेगी। तुम्हारा साथी जिन तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, अब तुम क्या करोगी? मैं, दुरेशवार तलवार को हवा में लहराते हुए बोली, मैं तुम्हें जहन्नुम भेज दूंगी। तुम? शैतानी नकाबपोश हंसते हुए बोला, तुम मुझे इस तलवार से जहन्नुम भेजोगी? चलो पहले मैं तुम्हें ख़त्म करता हूँ, उसके बाद तुम्हारे साथी जिनको ख़त्म करूँगा और फिर इस लड़की मैयून को अपने साथ ले जाऊँगा। मैयून दूर खड़ी शैतानी नकाबपोश की बातें सुन रही थी, लेकिन उसे दुरेशवार ने मना किया था कि वो बीच में नहीं आए। मैं इस शैतान को ख़त्म कर दूंगी। लिहाजा मैयून अपनी जगह पर खड़ी चुपचाप पेचोताप खा रही थी। ज़ोगान जिन दुरेशवार के पीछे खड़ा था और वो दुरेशवार के हाथ में तलवार देख चुका था, इसलिए वो अपनी जगह पर खामोश खड़ा था और समझ चुका था कि दुरेशवार क्या करने वाली है। शैतानी नकाबपोश दुरेशवार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। दुरेशवार ने तलवारबाजों की तरह तलवार को घुमाना शुरू कर दिया। तलवार के घूमने से एक अजीब सी आवाज़ पैदा होने लगी थी। तलवार से निकलने वाली आवाज़ सुनकर शैतानी नकाबपोश अपनी जगह पर रुक गया। यह आवाज़ उसके कानों से होती हुई दिल में उतर रही थी। उसे अपनी तबीयत में अजीब हलचल सी महसूस होने लगी थी। क्या हुआ? दुरेशवार शैतानी नकाबपोश को रुकते देखकर मुस्कुराई। ये कैसी तलवार है? शैतानी नकाबपोश बोगलाहट भरी आवाज़ में बोला, ये तलवार तुम जैसे शैतानों के लिए मौत का पैगाम है। ये कहते हुए दुरेशवार ने नहायत फुर्ती से आगे बढ़कर तलवार का वार शैतानी नकाबपोश की गर्दन पर किया। वार भरपूर था, फिर इस तलवार का कमाल था। शैतानी नकाबपोश की गर्दन धड़ से अलग होकर दूर जा गिरी। शैतानी नकाबपोश का सर के बगैर धड़ इधर उधर चक्कर खाने लगा। उसका सर दूर जमीन पर पड़ा था और फिर उस कटे हुए सर के लब हिले। वो बोल रहा था, अफसोस, मैं शैतान कापूस एक मुसलमान जिनजादी के हाथों मारा गया। इसके साथ ही शैतानी नकाबपोश का जिस्म छोटे छोटे काले रंग के ज़रात की शक्ल में तहलील होकर हवा में बिखरने लगा। थोड़ी ही देर बाद शैतान का पूरा जिस्म हवा में तहलील होकर गायब हो गया। ज़ोगान जिन दुरेशवार के करीब आ गया। ये तुमने कैसे किया? ज़ोगान जिन दुरेशवार के करीब आकर बोला तो दुरेशवार बोली, मेरे बाबा शहंशाह जिन्नात ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा टकराव जब भी किसी शैतान से हो तो याद रखना, उसे तुम किसी और हथियार से नहीं मार सकोगी। उसे मारने के लिए ये तलवार ज़रूरी है। शैतान सिर्फ इस इस्लामी तलवार से ही मरेगा। लिहाजा मैंने बाबा के बताए हुए अम्र से तलवार मंगवाई और शैतान का खात्मा कर दिया। ये कहते हुए दुरेशवार ने तलवार को हवा में उछाल दिया। तलवार हवा में जाकर गायब हो गई। ये तुमने कमाल कर दिया। मैयून दुरेशवार के नज़दीक आते हुए बोली तो ज़ोगान जिन बोला, अब हमें निकलना होगा ताकि हम सामी को तलाश करके कुएं से बाहर निकाल सकें। कुछ ही देर बाद मैं कुएं से बाहर था। बाहर निकलकर मैंने ताज़ा हवा में कुछ देर सांस ली। अब क्या इरादा है? कोलापरी मेरी तरफ देखते हुए बोली। अब मैंने नन्ही रानी कोलापरी को देखा। वो हवा में मौलिक थी, सब्ज लिबास में मलबूस नन्ही रानी कोलापरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैंने कहा तो रानी कोलापरी खिलखिलाकर हंस दी। अच्छा, वो हंसते हुए बोली, बड़ी तारीफ कर रहे हो, खैर तो है? नहीं, तारीफ नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। शुक्रिया रानी कोलापरी फिर हंसी। तो मैंने कहा तीनों को तलाश करना है, मैयून, दुरेशवार और ज़ोगान को। हाँ चलो फिर चलते हैं, रानी कोलापरी बोली और उसने एक बार फिर अपनी छड़ी का रुख मेरी तरफ किया। छड़ी से रोशनी की शुआ निकली और मेरे पूरे जिस्म को रोशनी ने अपनी लपेट में ले लिया और रोशनी की शुआ के साथ मैं हवा में बुलंद होने लगा। मैं रानी कोलापरी के साथ उड़ रहा था, किसी परिंदे की तरह।
तुम्हारी छड़ी तो कमाल की है, मैंने उड़ते उड़ते रानी खोलापरी को देखते हुए कहा। हाँ, ये छड़ी मेरी ताकत है, छड़ी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती, रानी खोलापरी ने कहा। इसलिए तुम छड़ी लेने सिस्तान गई थी? हाँ, हम उड़ रहे थे, हमारे नीचे मुख्तलिफ मंजर गुजर रहे थे। आबादी, मैदान, दरख्त, नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे। मैं नीचे खूबसूरत नज़ारों को देखता जा रहा था। आगे मुझे बुलंद पहाड़ों का सिलसिला नजर आ रहा था। हम पहाड़ों के करीब पहुंचते जा रहे थे और फिर हम पहाड़ों के ऊपर आ गए। अब हम उड़ते हुए पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे और फिर मुझे पहाड़ों के दरमियान एलियंस की एक कसीर तादाद नजर आई। यहाँ मुझे उनके बड़े बड़े जहाज भी बड़ी तादाद में नजर आ रहे थे। यानी एलियन ने इस पहाड़ी इलाके को अपना मरकज बनाया हुआ था। वो सब यहाँ जमा थे। मैंने उड़ते हुए अपनी रफ्तार कम कर दी थी। रानी खोलापरी भी नीचे का मंजर देख चुकी थी। अब वो मेरी तरफ देख रही थी। अब क्या करना है? रानी खोलापरी मेरी तरफ देखते हुए बोली। मुकाबला, मैंने कहा। क्या तुम उनसे लड़ सकती हो? बिल्कुल, मेरे पास मेरी छड़ी है, मैं छड़ी की ताकत से इनका कीमा बना दूंगी। फिर तो ठीक है, लेकिन साथ ही अपनी हिफाजत भी करनी है ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। ये हुई ना बात, अब हम इन पर हमला करते हैं, मैंने कहा और अपनी उड़ान नीचे की जानिब कर ली। रानी खोलापरी भी मेरे साथ नीचे उतरने लगी। थोड़ी ही देर में हम एक बुलंद पहाड़ के ऊपर खड़े एलियनों और उनके जहाज़ों का जायजा ले रहे थे। अब इन सब को ख़त्म करना है या अपनी ज़मीन से इन्हें भागने पर मजबूर करना है, मैंने कहा तो रानी खोलापरी ने अपनी छड़ी का रुख एलियंस की तरफ कर दिया। उसकी छड़ी से रोशनी की शुआएं निकलने लगी और एलियंस पर पड़ने लगी। रोशनी की शुआएं जिस एलियन पर पड़ती वो जलकर खाक हो जाता। जिस एलियन पर पड़ती वो जलकर खाक हो जाता। रानी खोलापरी अपनी छड़ी से निकलने वाली रोशनी की शुआओं से एलियन का खात्मा कर रही थी। एलियन हमें देख चुके थे, अब वो अपने दिफा कर रहे थे, इधर उधर भाग कर छुप रहे थे। तुम अपनी छड़ी से इनको ख़त्म करो, मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाकर उनका काम तमाम करता हूँ, मैंने कहा और साथ ही कई फीट ऊंचे पहाड़ से नीचे की जानिब छलांग लगा दी। एलियंस अपना दफा करते हुए अपनी लेज़र गनें संभाल चुके थे। उनमें से कई एक अपनी लेज़र गनों से मुझ पर लेज़र फायर कर चुके थे। मैं उनकी लेज़र फायर के साथ नीचे आ रहा था। उनकी गनों से निकलने वाली लेज़र मेरे जिस्म पर पड़ रही थी। वो सब हैरत में मुब्तला थे कि उनकी लेज़र फायर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। मैं एक धमाके के साथ ज़मीन पर उतर आया और एलियन पर टूट पड़ा। मेरे करीबी 4 एलियन थे। मैंने उनमें से 2 को ज़बरदस्त मुक्के रसीद किए। मुक्के खाकर वो उड़ते हुए गए, एक पहाड़ से टकराए और ढेर हो गए। बाकी 2 मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। मैंने उनके सर आपस में टकरा दिए। किसी तरबूज की तरह उनके अब एलियंस से और मैं था। ऊपर से रानी खोलापरी की छड़ी से निकलने वाली शुआएं उनको खाक कर रही थी। नीचे मैं उन पर भारी पड़ रहा था। एलियंस मेरी तरफ बढ़ रहे थे और मैं उनको उठा उठा कर पटक रहा था, फेंक रहा था, लातों मुक्कों से उनको तोड़ फोड़ रहा था। एलियंस की तादाद काफी थी जो अब कम होती जा रही थी। रानी खोलापरी उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, एलियंस को ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी। और फिर एलियन ने जब ये देखा कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं बल्कि उनके साथी हमारे हाथों मारे जा रहे हैं, तो वो सिमटने लगे, हमसे लड़ने से कतराने लगे। मैंने भी जब देखा कि अब एलियन ने मुझ पर हमला करना बंद कर दिया है तो मैं रुक गया और उन्हें दूर हटते हुए देखने लगा। वो सब दूर हटकर एक जगह जमा हो गए। अब भी उनकी तादाद अच्छी खासी थी। तुम सबको मैं एक मौका देता हूं, हमारी जमीन छोड़कर चले जाओ तो बच जाओगे, वरना मैं तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनकर एलियंस एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर उनमें से एक एलियन बोला, तुम्हारे और तुम्हारे 3 साथियों के बारे में हमें पता चल चुका था। तुम चारों हमारे कई साथियों को मार चुके हो। तुम
चारों हमारी जबान समझ और बोल सकते हो। हमें नहीं पता था कि इस सियारे में ऐसे लोग भी बसते हैं जो हमारी जबान समझ और बोल सकते हैं, और उन पर हमारे हथियार भी असर नहीं करते हैं। हम समझ चुके हैं हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और तुम्हारे सियारे पर कब्जा भी नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए वापस जाना ही बेहतर है, लिहाजा हम वापस जा रहे हैं अपने सियारे में, लेकिन तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। इतना बोलकर वो एलियन खामोश हो गया। कैसी मदद? मैंने एलियन से पूछा तो एलियन दोबारा बोला, हमारा सयारा मुश्किल में फंसा हुआ है। अब वहाँ मसला क्या है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हमें लग रहा है कि हमारा सयारा तबाह हो जाएगा, हमारा सयारा तबाह हो जाएगा, लिहाजा हमारी तुमसे इल्तिजा है कि हमारी मदद करो, हमारे सियारों को तबाह होने से बचा लो। ठीक है, मैं एलियन की बात सुनकर बोला, मैं अपने 3 साथियों के साथ मिलकर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हम अभी वापस जा रहे हैं अपने सियारे में जाकर वहां के हालात देखेंगे, अपने बड़ों से मशवरा करेंगे। अगर वो तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार हो गए तो हम तुमसे राब्ता करेंगे। तब तुम्हें हमारे साथ हमारे सियारे में चलकर हमें इस मुसीबत से निकालना होगा जिसमें हम फंसे हुए हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम लोग जब भी मुझसे राब्ता करोगे मैं अपने 3 साथियों के साथ तुम्हारी मदद के लिए चल पड़ूंगा तुम्हारे सियारे में। मेरी बात सुनकर तमाम एलियन खुश हो गए। उन्होंने पहले तो जबरदस्त नारे लगाए और फिर अपने उड़न तशरीनुमा बड़े बड़े जहाज़ों में सवार होने लगे। वो सब अपने जहाज़ों में सवार होकर आसमान की तरफ परवास कर गए। एलियंस के बड़े बड़े उड़न तश्तीनुमा जहाज हमारी नजरों के सामने से गायब हो चुके थे। रानी खोला परी मेरे पास आ चुकी थी। एलियंस की मुसीबत तो सर से टल गई। अब उन तीनों को तलाश करते हैं और चाइना से निकलते हैं। मैंने रानी खोला परी से कहा तो उसने सर हिला दिया और साथ ही उसने अपनी छड़ी से रोशनी की शुआ मेरे जिस्म पर डाली। मैं एक बार फिर खोला परी के साथ हवा में उड़ रहा था। हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? मैंने रानी खोला परी को देखते हुए से पूछा तो वो बोली, मुझे मेरी छड़ी बता रही है कि वो हमारे आसपास ही हैं, हम उनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, नीचे नजर रखो, शायद वो हमें नजर आ जाएं। हम आसमान की बुलंदी पर उड़ रहे थे। हमारी नजरें नीचे जमीन पर मैयून, दुर्र शहवार और ज़ोगान जिन को तलाश कर रही थी। काफी देर उड़ने के बाद वो तीनों हमें नजर आ गए। उन तीनों को देखकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं नीचे की जानिब उतरने लगा। रानी खोला परी भी मेरे साथ ही थी। हम दोनों जमीन पर उतर आए। वो तीनों भी हमें देख चुके थे। मैंने महसूस किया कि मैयून आगे बढ़कर मेरे गले लगना चाहती थी। दुरेशवार की भी यही हालत थी, लेकिन वो एक दूसरे को देख कर रुक गई। तीनों भागते हुए हमारे करीब आ गए। ज़ोगान जिन मेरे गले लग गया। उसके गले लगने के अंदाज में बड़ी गर्मजोशी थी। थोड़ी देर वो मेरे गले लगा रहा, फिर अलग होते हुए बोला, आका आपको देखकर खुशी हुई, मुझे भी। मैंने कहा, तुम दोनों कैसी हो? मैंने मैयून और दूर शेवार से पूछा तो दोनों मुस्कुरा दी। हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बस तुम्हारी फिक्र थी। मैयून बोली, रानी खोला परी मेरे कंधे पर खड़ी थी तो तुम्हें रानी खोला परी ने कुएं से बाहर निकाला। दूल्हे शेवार ने खोला परी को देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कुएं में गिर गया हूं? मेरी बात सुनकर मैयून ने मुझे बताया कि किस तरह शैतानी नकाबपोश ने उन पर हमला किया। उसने ही बताया कि तुम्हारे एक साथी को मैंने कुएं में कैद कर दिया है और दूल्हे शेवार ने इस्लामी तलवार की मदद से उसका खात्मा कर दिया। मैयून खामोश हुई तो मैंने कहा, यानी शैतान उस तलवार से मर गया? हाँ, मैयून ने सर हिलाया। एक और खबर है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? दूल्हे शेवार ने पूछा। एलियंस चले गए हमारे जमीन से। क्या? तीनों के मुंह से हैरत के साथ निकला तो मैंने उन्हें पूरी तफसील बताई।
और ये भी बताया कि वो हमसे मदद मांगने आएंगे ताकि हम उनके सियारों को उनके साथ में ताकि हम उनके सियारों को उनके साथ मिलकर बचा सकें। ठीक है, हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन अब हमें करना क्या है? ज़ोगान जिन ने पूछा तो मैयून बोली, अब तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलोगे, मैं अपने मम्मी पापा से मुलाकात कर लूं, तुम सब चीन में मेरे मेहमान हो। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? ज़ोगान जिन बोला तो मैयून ने कहा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तुम अपने घर का फासला और समत बताओ। दूरेशवार बोली, क्यों, फासले और समत का क्या करना है? मैयून ने पूछा तो ज़ोगान जिन बोला, अगर हमें फासला और समत का पता होगा तो हम लम्हों में तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। ओह, ये बात है, यानी तुम दोनों की जिन्नाती ताकत यहाँ भी काम आएगी। हाँ, दुरेशवार बोली, और फिर मैयून ने अपने घर की समत और फासला बताया। लिहाजा दुरेशवार और ज़ोगान जिनकी जिन्नाती ताकत की वजह से चंद लम्हों में मैयून के घर के सामने खड़े थे। ये एक बड़ा सा जूडो कराटे का क्लब था, यानी मैयून के पापा जूडो कराटे का क्लब चला रहे थे। मैयून के पापा अच्छे खासे सेहतमंद इंसान थे, वो मास्टर थे, उन्होंने ही मैयून को जूडो कराटे की तरबियत दी थी। वो हम सब से मिलकर बहुत खुश हुए। मैयून ने अपने पापा को हिंदुस्तान से लेकर चीन तक की पूरी तफसील बताई। सिर्फ ये नहीं बताया कि वो और मैं अमर हो चुके हैं। हिंदुस्तान में अपनी बेटी की मौत का सुनकर उनकी आंखें नमदीदा हो गई। वो अपनी आंखें साफ करते हुए बोले, बेटी, ये सुनकर खुशी हुई कि तुमने अपनी बहन का बदला ले लिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुनिया को एलियन के खतरे से बचा लिया। इससे पता चलता है कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है और उसके दोस्त भी। अब तुम सबको एक काम और करना है। आखिरी जुमला कहते हुए उन्होंने हम सबको देखा। जी पापा, ऐसा कौन सा काम है जो आप हमसे लेना चाहते हैं? हम सब तैयार हैं, आप बस हुक्म करें। मैयून अपने पापा से एक फरमाबरदार बेटी की तरह बात कर रही थी। मेरी बच्ची, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ अफ्रीका जाना पड़ेगा। अफ्रीका? लेकिन क्यों? मैयून हैरत से बोली, बेटी, तुम्हें तो मालूम है अफ्रीका में तुम्हारे चचा रहते हैं और वो वहाँ अपना जूडो कराटे का क्लब चला रहे हैं। वहाँ उनके लिए कुछ लोग मुश्किलात खड़े कर रहे हैं। मुश्किलात खड़ी करने वाले लोग काफ़ी ताकतवर हैं। तुम्हारे चचा उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वो परेशान हैं। उन्होंने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ। मुझे यकीन है तुम और तुम्हारे दोस्त उनका मसला हल कर देंगे। मैयून के पापा अपना मसला बताकर खामोश हुए तो ज़ोगान जिन बोला, लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे और हमें वो अफ्रीका में कहाँ मिलेंगे? ज़ोगान जिन की बात सुनकर मैयून के पापा बोले, तुम सबको मेरा ज़ाती जहाज़ अफ्रीका में मैयून के चचा तक ले जाएगा। मैयून के पापा चीन के एक अमीर इंसान थे, उनके पास उनका ज़ाती जहाज़ था। कहानी अभी जारी है। आगे के वाक़या जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी आपको वक्त